गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी अब तक अपन प्रश्नावली एक पढ़ रहे थे, जिसमें 1.1 पढ़ ली, 1.2 में पढ़ ली। जैसे प्रश्नावली 1.1 में अपन ने फलन के बारे में उसके कुछ बेसिक सीखे थे, संयुक्त फलन के बारे में पढ़ा था। प्रश्नावली 1.2 में अपन ने क्या पढ़ा, प्रतिलोम फलन और एक अव्यय का प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, उसका कोई भी फलन दे रखा उसका प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, और उसकी कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ी थी। अब प्रश्नावली 1.3 में अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, द्विचर संक्रिया। ठीक है, द्विचर संक्रिया को परिभाषा देखने से पहले आप समझ लेते हैं कि द्विचर संक्रिया होती क्या है। आप लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा, जैसे प्लस माइनस गुणा भाग इन सब के बारे में पढ़ा होगा। तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी द्विचर संक्रियाएं होती है, ये आपकी संक्रियाएं होती हैं। ठीक है, जैसे प्लस माइनस गुणा भाग और ये क्या होती हैं, आपकी संक्रियाएं होती हैं। संक्रिया हो गई, प्लस हो गई, माइनस हो गई, गुणा हो गया, भाग हो गया, संक्रिया। जैसे अपन समझते हैं कि द्विचर संक्रिया, नाम से ही पता चल रहा है द्विचर, द्वि यानी दो अव्यय होंगे, उसमें दो अव्यय होंगे। कैसे, जैसे मान लेते हैं अपने पास 3 अव्यय हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है। ये अपन प्राकृत संख्या में से ले लेते हैं। अगर इन तीनों को सपोज करो इनमें हम गुणा संक्रिया लगा रहे हैं, जैसे 2, 3, 5 को अगर तीनों को एक साथ गुणा कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। उनमें से कोई ना कोई दो अव्यय आपको लेने होंगे, चाहे 2, 3 ले लो, चाहे 2, 5 ले लो, चाहे 3, 5 ले लो। यानी तीनों को एक साथ गुणा नहीं कर सकते, कम से कम 2 का चयन करना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से सेम प्लस संक्रिया के लिए है। जैसे 2 और 3 को पहले जोड़ोगे 5, और फिर 5 में 5 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा, 10। यानी 2 का चयन करना होता है। तो ये दो अव्यय ही आपके क्या बनेंगे, द्विचर। और इन पर कोई भी संक्रिया प्लस माइनस गुणा भाग में से संक्रिया लगा देंगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी, द्विचर संक्रिया। कैसे, जैसे आपने दो अव्यय का चयन कर लिया प्राकृत संख्या में से 2 और 3, इस पर गुणा संक्रिया लगाते हैं और प्लस संक्रिया लगाते हैं और माइनस। जैसे 2 और 3 को मैंने जोड़ा तो कितना आया, 5, और 5 आपका किस में से आ रहा है, प्राकृत संख्या में से। तो आपकी प्लस क्या हो जाएगी, द्विआधारी द्विचर या द्विआधारी संक्रिया। मान लो इस पर अपन माइनस संक्रिया लगाते हैं, 2 में से 3 घटाते हैं तो आपके पास क्या आया, -1। अब आप बताओ, -1 प्राकृत संख्या में से नहीं है, -1 प्राकृत संख्या में से नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इससे आप लोग क्या समझे कि अपने सपोज करो अपने पास कोई भी सेट एस है, उसमें से कोई भी दो अव्यय ले लेते हैं, मान लो ए और बी। उस पर यदि संक्रिया अप्लाई करते हैं, कोई भी संक्रिया प्लस माइनस गुणा भाग वो आपको देगा, उसमें से संक्रिया लगाते हैं तो वो संक्रिया लगाने पर जो आपका मान आएगा वो भी क्या होना चाहिए, उसी सेट में से होना चाहिए। तब आपकी स्टार संक्रिया क्या हो जाएगी, द्विआधारी संक्रिया। समझ में आ गया। कोई भी सेट है उसमें से कोई भी दो अव्यय लेंगे, जैसे ए और बी बिलोंग्स टू एस ले लिया, उन पर संक्रिया लगाने से जो मान आएगा वो भी क्या होना चाहिए, उसी सेट में से आना चाहिए। तब आपकी संक्रिया क्या होगी, द्विआधारी संक्रिया। ठीक है, इसे परिभाषा के रूप में सेम गणितीय रूप को परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे, किसी समुच्चय एस पर परिभाषित द्विआधारी संक्रिया ऐसा नियम होता है, ठीक है, जिसमें एस के दो अव्यय लिए थे अपन ने, ए और बी। एस के दो अवयवों के लिए एस का एक ही अद्वितीय अव्यय प्राप्त हो, यानी एस में से दो अव्यय लेंगे तो सेट एस का एक ही अद्वितीय अव्यय प्राप्त होना चाहिए। इसकी परिभाषा होगी। इस प्रकार से ए और बी दो सेट में से दो अव्यय ले लिए, उस पर संक्रिया ए स्टार बी लगाई तो आपके पास वो जो अव्यय आएगा वो उसी सेट में से आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें कुछ भी अव्यय लेंगे, वो जरूरी नहीं आपका प्राकृत संख्या में से हो सकता है, पूर्ण संख्या में से, पूर्णांक ऐसी संख्याएं होती है, उसको मैंने एक जगह लिख दिया ताकि आपको, वैसे तो आप लोग जानते हो लेकिन ध्यान रहे, आप लोग जानते हो प्राकृत संख्या में कौन से अव्यय आते हैं, 1 से लेकर अनंत तक। पूर्ण संख्या में यदि प्राकृत संख्या में 0 और शामिल कर दे तो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्णांक संख्या में 0 प्लस माइनस सारे अव्यय आ जाते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है आप लोग जानते हो, उसे क्यू के रूप में डिफाइन करते हैं, जो ऐसी संख्याएं जो p बटा क्यू के रूप में हो, और क्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0, और p और q क्या होने चाहिए आपके पास, पूर्णांक संख्याएं, इनकी से बिलोंग करनी चाहिए, जेड से बिलोंग करनी चाहिए। इसी प्रकार से वास्तविक संख्या में आप लोग जानते हो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर आपकी क्या बनाती हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, उसमें प्लस भी आ जाएगा, माइनस भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा। समिश्र संख्याएं, समिश्र संख्याएं वास्तविक संख्या और आपकी काल्पनिक संख्या दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, समिश्र संख्याएं बनाती हैं। ठीक है, अब अपन ये जो आपकी संक्रियाएं प्लस माइनस गुणा भाग लेके चलते हैं कि ये जो आपके प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, समिश्र संख्या पर लागू होती है या नहीं। ठीक है, जैसे पहले अपन क्या ले लेते हैं,
पहले अपन प्लस संक्रिया ले लेते हैं, ठीक है। प्लस संक्रिया ली, सपोज करो प्लस संक्रिया ले ली, उसमें देखते हैं कि प्लस संक्रिया आपकी जो आपकी ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इन पर लागू होती है या नहीं, ठीक है। मान लो अपन ने दो अव्यय ए और बी प्राकृत संख्या में से ले लिए, उन पर संक्रिया लगाई ए स्टार बी, प्लस लेके चल रहे हैं तो क्या होनी चाहिए, ए प्लस बी। ए प्लस बी प्राकृत संख्या में से कोई भी आप दो अव्यय लोगे, लेके देख सकते हो, कोई भी दो अव्यय लोगे तो उनको जोड़ोगे तो हमेशा ही आपके पास क्या आएगी, प्राकृत संख्या आएगी। इसी प्रकार से सेम पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या में से कोई भी दो अव्यय ले लो, उनको जोड़ोगे तो आपके पास हमेशा क्या आएगी, पूर्ण संख्या। और इसी प्रकार से सपोज करो अपन ने ले लिया सी, सम्मिश्र संख्या ले ली, ठीक है। सम्मिश्र संख्या ले ली और सम्मिश्र संख्या को जोड़ोगे, दो सम्मिश्र संख्या को जोड़ोगे तो आपके पास हमेशा क्या आएगी, सम्मिश्र संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि आपने देखा इसी प्रकार से रियल नंबर में आएगा, इसी प्रकार से परिमेय संख्या में, इसी प्रकार से आपने देखा कि प्लस जो संक्रिया है आपकी, प्लस जो संक्रिया है वो सभी पर लागू होती है, प्राकृत संख्या पर भी होती है, पूर्ण संख्या पर भी, पूर्णांक पर भी, परिमेय, वास्तविक और सम्मिश्र, यानी प्लस संक्रिया सभी पर आपकी लागू होती है, ठीक है। इसी प्रकार से अपन देख लेते हैं माइनस संक्रिया के लिए। माइनस संक्रिया में थोड़ा सा देखना, जैसे मान लो आप ए और बी प्राकृत संख्या के कोई दो अव्यय लेते हैं, उन पर माइनस संक्रिया लागू करने से कभी भी वो आपके पास कुछ अव्यय ऐसे होंगे जिसमें ये लागू हो जाएगी, लेकिन कुछ एक अव्यय ऐसे होंगे जिन पर ये लागू नहीं होगी। द्विआधारी संक्रिया ऐसी होती कि उस आपका जो सेट है उसमें कोई भी एक अव्यय ऐसा विद्यमान नहीं होना चाहिए जिस पर ये लागू ना हो, सभी पर लागू होनी चाहिए। इसके लिए उदाहरण लेके देते हैं, जैसे अपन 3 और 2 प्राकृत संख्या में ले लें और 3 में से 2 घटाएं तो आपका 1 आएगा, ये तो आपका प्राकृत संख्या में से हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा ले लें, 2 और 3 ले लें तो आप देखोगे 2 में से 3 घटाओगे तो -1, -1 क्या आपका प्राकृत संख्या से बिलोंग करता, नहीं करता। यानी एक ऐसा अव्यय भी नहीं होना चाहिए जिस पर ये संक्रिया लागू ना हो, अगर ऐसा अव्यय होगा तो वो आपकी द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी, ठीक है। इसी प्रकार से आपका वोल नंबर में पूर्ण संख्या में देखोगे, पूर्ण संख्या में भी लागू नहीं होती, क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या में भी नेगेटिव वाली प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों में ही आपकी नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं होती, जिससे माइनस संक्रिया आपकी सिर्फ दो अवयव प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, दो सेट प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में लागू नहीं होती, बाकी सभी पर होगी, परिमेय संख्या पर भी होगी, पूर्णांक पर भी होगी, रियल नंबर वास्तविक संख्या पर भी होगी और सम्मिश्र संख्या पर भी होगी। आप कोई भी उदाहरण लेकर इसको समझ सकते हो, आगे समझ में। इसी प्रकार से अपन गुणा संक्रिया लेके चलते हैं, ठीक है। सेम यही प्रोसेस करके देखिए, गुणा संक्रिया क्या होगी, आपकी सभी पर लागू होगी। जैसे प्राकृत संख्या में से कोई भी दो अव्यय ले ले, उनको गुणा करोगे तो आपके पास हमेशा क्या आएगा, गुणा करोगे तो हमेशा आपके पास क्या आएगी, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या आएगी। इसी प्रकार से पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या, गुणा संक्रिया आपकी सभी पर लागू होगी। जिस प्रकार से प्लस संक्रिया सभी पर लागू हो रही थी, गुणा संक्रिया भी सभी पर लागू होगी। जबकि माइनस संक्रिया किस किस पर नहीं होगी, कौन से सेट पर, एक तो प्राकृत संख्या के सेट पर और एक पूर्ण संख्या के सेट पर। क्यों, क्योंकि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। इसी प्रकार से आप भाग संक्रिया लेके देखोगे, देखना भाग संक्रिया में मान लो भाग संक्रिया आपकी प्राकृत संख्या पर लागू नहीं होगी। क्यों, मान लो वो प्राकृत संख्या में से मैंने दो एलिमेंट ले लिए, 2 और 3, उन पर संक्रिया अप्लाई करोगे तो आपका क्या बनेगा, 2/3। ये आपकी परिमेय संख्या, और आप लोग जानते हो नेचुरल नंबर में परिमेय संख्या नहीं होती। सेम इसी प्रकार से पूर्ण संख्या में, इसी प्रकार से पूर्णांक संख्या में। क्यों, क्योंकि आप दो अवयवों का, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और आपकी प्राकृत संख्या में से कोई भी दो अवयव लोगे और उनका भाग करोगे तो वो उन सेट में विद्यमान नहीं होगी। इससे भाग संक्रिया आपकी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक पर लागू नहीं होती। देखना परिमेय संख्या पर लागू होती है या नहीं, देख लेते हैं। मान लो 1 और 0 दोनों परिमेय संख्या होती है ना, क्योंकि 1 को आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, 0 को भी P/Q के रूप में भी लिख सकते हो। आप इसका भाग करोगे, जैसे क्या है आपका 1/0, 1 और इसमें संक्रिया लगाओगी तो आपका क्या है 1/0। और कोई भी किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो वो वैल्यू डिफाइन नहीं होती, यानी क्या आता है आपका अनंत आता है, और अनंत होता है वो आपका किस में बिलोंग नहीं करता, परिमेय संख्या में बिलोंग नहीं करता। इसे भाग संक्रिया आपकी किस पर, परिमेय संख्या पर भी लागू नहीं होगी। इसी प्रकार से रियल नंबर में भी
देख लोगे। रियल नंबर में भी यही एग्जाम्पल लेके चलोगे और समिश्र संख्या में भी यही एग्जाम्पल लेके चलोगे तो आपकी जो भाग संक्रिया किस किस पर लागू नहीं होती। भाग संक्रिया आपकी ना तो आपकी प्राकृत संख्या में लागू होते, ना पूर्ण संख्या में, ना पूर्णांक संख्या में, परिमेय किसी पर भी लागू नहीं होते। लेकिन आप मानो यदि मैं आपके परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और समिश्र संख्या में से 0 को हटा दूँ, 1 में 0 का भाग दे रहे थे तभी तो आपकी अनंत वैल्यू आ रही थी। अगर इसमें इनमें से मैं 0 को हटा दूँ, 0 को हटा देने से भाग संक्रिया आपकी परिमेय संख्या पर भी लागू हो जाएगी, वास्तविक संख्या पर भी लागू होगी और समिश्र संख्या पर भी लागू हो जाएगी। देखो ये मैंने लिख रखा R0, R0, Q0, C0। इनका मतलब है कि रियल नंबर, परिमेय संख्या और कॉम्प्लेक्स नंबर तीनों में 0 विद्यमान नहीं है। भाग संक्रिया क्या होगी, R0, Q0 और C0 पर लागू होगी। ठीक है, आगे देखते हैं अपन कि घात समुच्चय क्या होता है। ठीक है, घात समुच्चय क्या होता है। घात से समुच्चय को आप सेट लिखते हो और घात समुच्चय को PS से डोनेट करेंगे। PS का मतलब क्या होगा कि जो आपका सेट है उसका पावर सेट। घात समुच्चय को पावर सेट बोलते हैं। जो भी आपका समुच्चय है उसके जितने भी उप समुच्चय बन रहे हैं, जो भी आपका समुच्चय है उसके जितने भी उप समुच्चय बन रहे हैं, यदि उनका हम समुच्चय ले लें तो उसको आप क्या कहेंगे, पावर सेट यानी घात समुच्चय कहेंगे। यानी परिभाषा क्या हुई, समुच्चय के उप समुच्चयों का संग्रह। कोई भी समुच्चय है उसकी उप समुच्चयों का संग्रह क्या हो जाएगा, आपके पास घात समुच्चय हो जाएगा। जैसे अपन उदाहरण लें, सेट एस है, उसमें 2 अव्यय हैं, 1 और 2, तो उसका पावर सेट क्या होगा, किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय फाई होता है। फाई हमेशा सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। तो पहला क्या बन गया, फाई, दूसरा क्या हो गया 1, तीसरा क्या होगा 2 और एक हो गया आपका 1 2। और इनको अपन समुच्चय के रूप में संग्रह कर ले, इनका समुच्चय बना ले तो वो आपका क्या हो जाएगा, घात समुच्चय हो जाएगा। देखते हैं पावर सेट के लिए आपके पास यू, ये तो क्या होता है आप लोग जानते हैं, यूनियन, और ये वाला क्या होता है आपका इंटरसेक्शन यानी संघ। इन पर लागू होता है या नहीं। जैसे पावर सेट में से कोई भी मैंने 2 अव्यय ले लिए, एक तो 1 ले लिया, एक 2 ले लिया, इन पर अपन संक्रिया लागू करते हैं। कौन सी संक्रिया, एक तो यूनियन वाली संक्रिया और एक इंटरसेक्शन। देखना चाह रहे हैं कि यूनियन और इंटरसेक्शन द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। ठीक है, इस पर लागू कर दिया तो 1 इंटरसेक्शन 2 क्या आया कि 1 और 2 में से कुछ कॉमन आ रहा है कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। 1 और 2 में से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो वो आपके पास क्या बना, 5। और 5 क्या है आप लोग जानते हो, पावर सेट है, देखा था। इसी प्रकार से 1 और 2, 1 और 2 पर यूनियन इंटरसेक्शन लगा दे तो क्या बना 1 2, और 1 2 पावर सेट में से है क्या, है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो यूनियन और इंटरसेक्शन है दोनों ही क्या है, आपकी द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया। अब अपन पढ़ेंगे द्विआधारी संक्रिया के प्रकार, जैसे कर्म विनिमय, साहचर्यता, द्विआधारी संक्रिया का तस्मक ज्ञात करना, द्विआधारी संक्रिया का क्या ज्ञात करना, प्रतिलोम ज्ञात करना। ठीक है, उसमें पहला है आपका कर्म विनिमयता। आप लोग जानते हो कर्म विनिमयता क्या, कि कोई भी 2 अव्यय है उन पर संक्रिया लगा दें तो वो आपस में अपना कर्म चेंज कर लें तो वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आप लोग जानते हो कर्म विनिमयता के लिए क्या होता है, ए संक्रिया बी बराबर क्या होना चाहिए, बी संक्रिया ए। और ए और बी क्या लिए हैं अपन ने, सेट एस के अव्यय लिए हैं। ठीक है, देखते हैं कि कर्म विनिमयता हमेशा लागू होती है या नहीं। उदाहरण लेके देख लेते हैं। मान लो कि 3 और 5 मैंने वास्तविक संख्या में से 2 अव्यय ले लिए। ठीक, 3 और 5 पर मैंने प्लस संक्रिया लगाई तो कितना आया, 3 और 5 को जोड़ोगे तो आपके कितना आया, 8। 8 आपका रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है। ठीक, यदि अपन इसका उल्टा कर दें, 5 और 3 ले लें और उसको 5 और 3 को जोड़ोगे तब भी कितना आएगा, 8। 3 में 5 जोड़ो या 5 में 3 जोड़ो, हमेशा 8 आता है और वो हमेशा के इसमें ऐसा है रियल नंबर में। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस संक्रिया है वो क्या है, कर्म विनिमय है। ठीक, इसी पर मान लो इस पर माइनस संक्रिया लागू करके देखते हैं। माइनस संक्रिया लेने पर कितना आएगा, जैसे 3 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, -2। वास्तविक संख्या में से है, लेकिन इसका उल्टा 5 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 5 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 2। यानी 3 में से 5 घटाया तब तो आपका आया -2 और 5 में से 3 घटाया तब कितना है आपका, +2। है तो दोनों रियल नंबर में से, लेकिन दोनों कर्म विनिमय नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि द्विआधारी संक्रिया सदैव कर्म विनिमय हो ये आवश्यक नहीं होता है। द्विआधारी संक्रिया सदैव कर्म विनिमय हो ये आवश्यक नहीं होता। उदाहरण से देख लिया, प्लस संक्रिया में तो कर्म विनिमय थी लेकिन माइनस संक्रिया में कर्म विनिमय नहीं थी। ठीक, डायरेक्ट याद रखना आपको। इसी प्रकार से देख लेते हैं आगे साहचर्यता।
साहचर्यता की कंडीशन भी आप लोग जानते हो कि कोई भी सेट है उसमें से 3 अवयव ले ले तो किस प्रकार से होना चाहिए, ए संक्रिया कोष्टक बी संक्रिया सी बराबर क्या होना चाहिए, कोष्टक ए संक्रिया बी संक्रिया सी। इसे क्या कहते हैं, साहचर्य। देख लेते हैं कि साहचर्य हमेशा होता है या नहीं। जैसे 3 एलिमेंट ले लिए 1 2 3, ठीक, इन पर प्लस संक्रिया लगाई तो 1 प्लस कोष्टक में 2 प्लस 3, तो ये कितना आया आपका 6। और 6 क्या आया है आपका पूर्णांक संख्या, क्योंकि पूर्णांक ले रहे थे तो ये आपका द्विआधारी संक्रिया आ गई। इसी प्रकार से इसकी LHS में जैसे पहले 1 में 2 जोड़े फिर 3 जोड़े तब भी आपका कितना आ रहा है 6, ठीक। पहले 2 और 3 को जोड़ा और फिर 1 जोड़ा तब भी 6 आया। पहले 1 और 2 को जोड़ा फिर 3 जोड़ा फिर तब भी कितना आया 6। तब प्लस संक्रिया के लिए तो क्या हो जाएगी, द्विआधारी संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करती है। लेकिन माइनस संक्रिया के लिए देखना 1 माइनस कोष्टक में 2 माइनस 3, तो ये कितना आ गया -1, और 1 में -1 घटाएंगे तब कितना आ जाएगा 2, जो बिलोंग कर रहा है आपका पूर्णांक संख्या में से। और इसका RHS में पहले 1 में से 2 घटाएंगे तो -1, फिर -3 करेंगे तो कितना आएगा -4। तो 2 और -4 बराबर है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस संक्रिया के लिए द्विआधारी संक्रिया साहचर्य नहीं है, सेम क्रम विनिमय की तरह। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सदैव द्विआधारी संक्रिया सदैव साहचर्य हो ये आवश्यक नहीं है। द्विआधारी संक्रिया सदैव क्रम विनिमय हो ये भी आवश्यक नहीं है, और सदैव साहचर्य हो ये भी आवश्यक नहीं है। अब अपन तीसरे लेते हैं द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अव्यय, कि द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अव्यय कैसे निकालते हैं। आप लोगों ने उसमें 1.1 में पढ़ा होगा कि तत्समक अव्यय क्या होता है, या 11th क्लास में पढ़ा हो तत्समक अव्यय, कि कोई भी सेट में से अव्यय ले लें और उस पर संक्रिया लागू करने पर आपके पास क्या आना चाहिए, वही अव्यय आना चाहिए, तब वो क्या होता है आपका तत्समक अव्यय होता है। मान लेते हैं स्टार संक्रिया एस में, सेट एस में क्या है, द्विआधारी संक्रिया। तब अपन ने 2 एलिमेंट ले लिए, एक तो ए ले लिया और एक ले लिया ई। 2 एलिमेंट लिए हैं, एक तो ए लिया है और एक ई, ठीक है। ए बिलोंग्स टू एस ले लिया और ई बिलोंग्स टू एस ले लिया। तब उस पर संक्रिया लागू करी, स्टार संक्रिया। तब क्या होना चाहिए आपके पास है, ए स्टार ई बराबर क्या होना चाहिए, क्या होता है आपका तत्समक अव्यय में, कि कोई भी 2 अवयव पर संक्रिया लागू करे तब आपका क्या आना चाहिए, वही अव्यय आना चाहिए। अव्यय क्या था, ए था, वही अव्यय आएगा तब वो क्या हो जाती है, वो क्या हो जाता है आपका तत्समक अव्यय। तो ए क्या हो जाएगा तत्समक अव्यय। लेकिन इसके लिए दोनों कंडीशन क्रम विनिमय, तत्समक में क्रम विनिमय लागू होते, दोनों निकाल के देखेंगे तो ए स्टार ई बराबर भी ए होना चाहिए, और इसका उल्टा क्रम विनिमय ई स्टार ए भी क्या होना चाहिए, क्रम विनिमय होना, तत्समक बराबर ए होना चाहिए। तब ये क्या हो जाएगा आपका ई क्या हो जाएगा, तत्समक अव्यय हो जाएगा। क्यों, तत्समक अव्यय क्या हुआ कि ए को अगर ई से गुणा कर रहे हैं, सपोज करो ए को ई से गुणा कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका वही अव्यय आना चाहिए, ठीक है, वही अव्यय आना चाहिए। तो इसके बराबर में ध्यान रखना, वही अव्यय आ रहा है तो उस अव्यय को छोड़कर जो दूसरा अव्यय ई है वो क्या हो जाएगा, तत्समक अव्यय। जैसे देखना पीछे आपके एग्ज़ाम में कुछ बच्चे जल्दबाजी कर जाते हैं, तत्समक को पहचानने में जल्दबाजी कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में दे रखा था कि आपके इस प्रकार से दे रखा था कि ई, उस पर कोई संक्रिया लगा रखी थी ए, तो आपके बराबर आ रहा था ई। तब आपको पूछ रखा था कि इसमें तत्समक अव्यय कौन सा है, तो आप लोग बताओ तत्समक। कई बच्चे जल्दबाजी में ए को तत्समक अव्यय कर देते हैं, नहीं, ये गलत है। यहाँ पर देखो ई को अगर ई की संक्रिया ए से करवा रहे हैं तो उसके बराबर ई आ रहा है, जो अव्यय बराबर में आ रहा है उसको छोड़कर जो दूसरा अव्यय होता है वो होता है तत्समक अव्यय। बराबर ई आ रहा है तो ई तो तत्समक अव्यय नहीं हो सकता, तो बाकी बचा कौन, ए। यहाँ पर ए क्या होगा, तत्समक अव्यय होगा, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण ले लिया कि अपन प्राकृत संख्या लेते, सेट क्या लिया है मैंने, प्राकृत संख्या। उसमें देखते हैं कि योग संक्रिया के लिए और गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अव्यय क्या होता है। अब आप मानो कि मैंने प्राकृत संख्या में मैंने कोई अव्यय ए ले लिया, ठीक है, ए अव्यय ले लिया। अब आप लोग बताओ इस पर प्लस संक्रिया में लगा रहे हो ए प्लस, तो यहाँ पर कौन सा अव्यय आएगा कि उसको जोड़ने पर आपके पास वापस ए ही आ जाए, ठीक है। देखोगे कि ए में अपन क्या जोड़ें कि वापस ए आ जाए, तभी तो वो ए तत्समक अव्यय होगा। तो आप लोग जानते हो कि ए में अगर मैं 0 जोड़ दूँ तो अब आपके पास क्या आएगा, ए। अब आप लोग देखोगे कि 0 क्या आपके सेट एन में से है क्या, 0 प्राकृत संख्या में मौजूद होता है क्या, नहीं होता।
नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी प्राकृत संख्या के लिए प्राकृत संख्या में प्लस संक्रिया के लिए तस्मक अव्यय विद्यमान नहीं होता है। सेम इसी यही कंडीशन अपन पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या के लिए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में आपका 0 आता है। ठीक है, पूर्ण संख्या में 0 और सभी के लिए प्लस संक्रिया सभी में लागू हो जाएगी। प्लस संक्रिया के लिए तस्मक अव्यय सभी में होगा, किसको छोड़कर? प्राकृत संख्या में। क्यों? क्योंकि प्लस संक्रिया के लिए याद रखना, हमेशा प्लस संक्रिया के लिए 0 तस्मक अव्यय होता है, और जो कि आपकी प्राकृत संख्या में विद्यमान नहीं होता। ठीक, इसी प्रकार से अपन गुणा संक्रिया के लिए मान लो अपन सेम प्राकृत संख्या में ए अव्यय ले लेते हैं, उसकी संक्रिया यानी उस पर गुणा संक्रिया लागू करें, तो यहाँ पर क्या लें कि आपके पास क्या आए? ए आए। तो आप लोग जानते हो ए को अगर मैं 1 से गुणा कर दूँ तब आपका पास क्या आएगा? ए ही आएगा। तो आपका इसका मतलब क्या हुआ? गुणा संक्रिया के लिए तस्मक अव्यय क्या हुआ? 1, और वो आपका प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या सभी में मौजूद होता है। तो आप लोग ध्यान रखोगे प्लस संक्रिया के लिए तस्मक अव्यय 0 और गुणा संक्रिया के लिए तस्मक अव्यय क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका तस्मक अव्यय भी सदैव विद्यमान हो ये आवश्यक नहीं है। किस में लागू नहीं हुआ आपका तस्मक अव्यय? प्राकृत संख्या में लागू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या में प्लस संक्रिया के लिए 0 विद्यमान नहीं होता है। तो आप लोग ध्यान रखोगे क्रम विनिमय संक्रिया सदैव लागू हो यह आवश्यक नहीं होता, साहचर्य संक्रिया सदैव लागू हो यह आवश्यक नहीं होता, और तस्मक अव्यय सदैव विद्यमान हो यह आवश्यक नहीं होता। अब अपन लेके एक उदाहरण देख लेते हैं कि तस्मक अव्यय कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे आपको दे रखा है परिमेय परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यों दे रखा है, और उस पर द्विचर संक्रिया किस प्रकार से परिभाषित कर रखी है? ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन 2, और ए और बी दोनों अव्यय मैंने किस में से ले लिए? परिमेय संख्या में से। तब आप देखोगे कि इसमें तस्मक अव्यय आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? आप लोग जानते हो कि तस्मक अव्यय की परिभाषा से आप लोग कैसे जानते हो कि ए स्टार ई बराबर क्या होता है? ए जानते हो ना, ए स्टार ई बराबर ई, और ए स्टार ई अपन को दे रखा है पीछे, ए स्टार बी क्या दे रखा है? ए बी अपॉन 2 दे रखा है। तो यहाँ पर वो लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा? ए ई अपॉन 2 बराबर में क्या चल रहा है? ए। आप लोग देखोगे ए से ए कैंसिल हो गया, तो ई बराबर क्या आ गया आपका? 2 आ गया। तो आपके तस्मक का मान कितना आया? 2। इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो ना। ठीक है, इसमें आपको एक प्रमेय दे रखी है। क्या प्रमेय दे रखी है? कि यदि किसी समुच्चय में द्विआधारी संक्रिया का तस्मक अव्यय विद्यमान है, तब आप उनको सिद्ध करना है कि वो अद्वितीय होता है या नहीं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब भी आपको अद्वितीय निकालना है, अद्वितीय का मतलब क्या होता है? एक और केवल एक, तब आप हमेशा कम से कम 2 मान के चलोगे, और वो दोनों अगर आपके पास बराबर आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो तस्मक अव्यय अद्वितीय हो जाएगा। मान लो अपन मान के चले कि स्टार क्या है? एस में द्विआधारी संक्रिया है, अपन को तस्मक अव्यय को अद्वितीय सिद्ध करना है, तो कम से कम 2 तस्मक अव्यय मान के चलते हैं, ई और ई डैश। ठीक है, ई और ई डैश बिलोंग्स टू एस, सेट एस में 2 तस्मक अव्यय हैं। तो अब हम लगा देते हैं तस्मक की परिभाषा। ठीक, मान लो एक बार तो मैंने क्या मान लिया? ई डैश तो ई डैश तो मैंने क्या मान लिया? एक बार तो ई डैश मैंने मान लिया, ई डैश मैंने कोई भी सेट एस में अव्यय मान लिया, और ई को एक बार मैंने क्या मान लिया? तस्मक अव्यय। ई डैश मैंने अव्यय माना है सेट एस में, और ई को मैंने क्या माना है? तस्मक अव्यय। तो इस पर तस्मक की परिभाषा लगाओगे किस प्रकार से? ई संक्रिया ई डैश। ठीक है, और इसका उल्टा ई डैश संक्रिया ई। ठीक, बराबर क्या आया आपके पास? मैंने ई डैश तो क्या माना था? कोई अव्यय माना था, और ई मैंने क्या माने? ई डैश तो मैंने क्या माना था? कोई अव्यय माना था, और ई मैंने क्या माना था? तस्मक अव्यय माना। तो इसके बराबर में क्या आएगा? अव्यय ही आएगा। अव्यय कितना आया? ए डैश। ठीक, अब दूसरे कंडीशन में इसका उल्टा ले लेते हैं। मान लो ई डैश को मैंने तस्मक अव्यय मान लिया, और ई मैंने कोई अव्यय मान लिया, तब इसके बराबर में कितना आएगा? जैसे संक्रिया कराएं, ई स्टार ई डैश बराबर ई डैश स्टार ई, अव्यय आएगा। अब अव्यय मैंने क्या माना है? ई माना है। यहाँ पर अव्यय मैंने ई डैश माना था, यहाँ पर अव्यय मैंने ई माना है। ठीक, तो आप समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखोगे कि आपके पास कितना आ रहा है? ई स्टार ई डैश बराबर ई डैश स्टार ई बराबर कितना आ रहा है? ई बराबर ई डैश। यहाँ से देखोगे कि ई और ई डैश दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी संक्रिया में तस्मक अव्यय विद्यमान है तो वो क्या होता है? आपका अद्वितीय होता है। ठीक, डायरेक्ट याद रखनी है, थ्योरम प्रूफ भी याद रखना है, आगे समझ में। अब आपका बचा है प्रतिलोम अव्यय। ठीक, देखना प्रतिलोम अव्यय क्या होता है। प्रतिलोम
पीछे क्लास में पढ़ा होगा कि प्रतिलोम के लिए प्रतिलोम अगर निकालते हो तो आपको सबसे पहले तस्मक का ध्यान होना चाहिए। मान लो कैसे, स्टार है, क्या मान ली मैंने, सेट एस में क्या है, द्विआधारी संक्रिया है, और ई क्यों है, कोई भी तस्मक अव्यय है। बताया था अभी कि प्रतिलोम निकालने से पहले आपको तस्मक का ध्यान होना चाहिए। स्टार तो मैंने क्या मानी है, सेट एस में द्विआधारी संक्रिया, ई मैंने क्या माना है, तस्मक अव्यय। तब A बिलोंग्स टू S, तब A बिलोंग्स टू S के लिए B बिलोंग्स टू S इस प्रकार से होगा। A बिलोंग्स टू S के लिए B बिलोंग्स टू S इस प्रकार से होगा कि दोनों की संक्रिया करा दे A स्टार B, तब आपके पास कितना आना चाहिए, E बराबर में क्या आना चाहिए, तस्मक अव्यय। वो सेट S के कोई भी दो अव्यय लिए हैं, उन पर संक्रिया अप्लाई करेंगे तो उसके बराबर में क्या आना चाहिए आपके पास, तस्मक अव्यय। तस्मक अव्यय आएगा तो आपकी जो B है, तब आपका जो B है वो A का क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। तब B को क्या पढ़ेंगे, A का प्रतिलोम कहेंगे। इसे इन्वर्स भी रख सकते हैं, ठीक है, A इन्वर्स भी लिख सकते हैं। और A क्या हो जाएगा आपका, व्युत्क्रमणीय अव्यय। पीछे बताया था व्युत्क्रमणीय अव्यय क्या होता है, इन्वर्टिबल एलिमेंट क्या होता है जिसका इन्वर्स विद्यमान हो। A का ही तो इन्वर्स B है, तो A तो क्या हो जाएगा आपका व्युत्क्रमणीय अव्यय, और B क्या हो जाएगा आपका प्रतिलोम अव्यय। ठीक है, प्रतिलोम अव्यय। जैसे अपन एक उदाहरण से देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं, अपन समझ में आ जाएगा। जैसे देखा कि अपन पूर्णांक संख्या में देखते हैं प्लस संक्रिया के लिए पूर्णांक अव्यय। ठीक है, पूर्णांक संख्या में देख रहे हैं प्लस संक्रिया के लिए प्रतिलोम अव्यय। अब आप लोग जानते हो कि जेड में प्रतिलोम अव्यय के लिए सबसे पहले किसका ध्यान होना चाहिए, तस्मक अव्यय। आप लोग जानते हो कि जेड में प्लस संक्रिया के लिए प्रतिलोम अव्यय क्या होता है, 0। मैंने बताया था कि सिर्फ प्राकृत संख्या में छोड़कर सभी में आपकी प्लस संक्रिया के लिए प्रतिलोम अव्यय 0, गुणा संक्रिया के लिए प्रतिलोम अव्यय प्लस संक्रिया के लिए तस्मक अव्यय 0, और गुणा संक्रिया के लिए तस्मक अव्यय क्या होता है आपका 1। ठीक है, प्लस संक्रिया के लिए अपन प्रतिलोम अव्यय निकालते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपका तस्मक अव्यय क्या हो गया, 0। ठीक है, अपन ने कोई भी एलिमेंट मान लिया कि A, ठीक, A भी किस में मानना है अपन, पूर्णांक संख्या। तब आप लोग बताओ इस पर प्लस संक्रिया लागू करें, A प्लस, तब यहाँ पर क्या लें कि आपके पास क्या आ जाए, 0। मान लो B ले लिया मैंने, A और B दोनों ही मैंने क्या ले लिए आपके पूर्णांक संख्या में से, ठीक। तो A प्लस B बराबर क्या आएगा आपके पास, 0। B क्या है आपके पास, प्रतिलोम अव्यय। अपन को मान किसका निकालना है, B का मान निकालना है, तो B A को उधर ले जाओ तो B बराबर हो जाएगा 0 माइनस A। तो B बराबर क्या आया आपके पास, माइनस A आया। तो आपका माइनस A क्या हो जाएगा, प्रतिलोम अव्यय का मान कितना है, माइनस A क्या हो जाएगा, प्रतिलोम अव्यय हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन गुणा संक्रिया के लिए निकालेंगे। गुणा संक्रिया के लिए प्रतिलोम अव्यय क्या होता है, दो अव्यय ले लिए, A और B मैंने किस में से ले लिए, जेड में से। इस पर गुणा संक्रिया लागू कर रहे हैं तो A गुणा B। आप लोग जानते हो कि पूर्णांक संख्या में गुणा संक्रिया के लिए तस्मक अव्यय क्या होता है, 1। अपन को मान किसका निकालना है, B का, तो B बराबर क्या हो जाएगा, 1/A, और इसको क्या लिख सकते हैं, A इन्वर्स। यानी गुणा संक्रिया के लिए प्रतिलोम अव्यय का मान कितना आया, A इन्वर्स, और प्लस संक्रिया के लिए प्रतिलोम अव्यय का मान कितना आया, -A। ये चारों चीज़ ध्यान में रखोगे कि प्लस संक्रिया के लिए तस्मक अव्यय तो क्या होता है, सिर्फ प्राकृत संख्या को छोड़कर 0, और गुणा संक्रिया के लिए तस्मक अव्यय 1। इसी प्रकार से प्लस संक्रिया के लिए प्रतिलोम अव्यय क्या हो जाएगा, -A, और आपका गुणा संक्रिया के लिए प्रतिलोम अव्यय, आपका जो अव्यय आएगा उसका अपन उल्टा कर देंगे, क्या होगा, A इन्वर्स होगा।